हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अफेक्टिव और एज वेल एज साइकोमोटर डोमेन के बारे में। लास्ट 2 वीडियो में अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट 2 वीडियो में हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के इंट्रोडक्शन और एज वेल एज कॉग्निटिव डोमेन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, सजेस्ट करूंगी कि पहले आप उन 2 वीडियोस को देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी अफेक्टिव डोमेन के बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन होता क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। अफेक्टिव डोमेन एक ऐसा डोमेन जो हमारी हार्ट से रिलेटेड होता है, एक ऐसा डोमेन जो हमारी इमोशन से रिलेटेड होता है, एक ऐसा डोमेन जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है, हमारी इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है। लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी थी, कोई पर्सन है, हो ही सकता है उसको डांसिंग में इंटरेस्ट हो ही सकता है उसको ड्रामा में इंटरेस्ट हो ही सकता है उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट हो ही सकता है उसको सिंगिंग में इंटरेस्ट हो। तो ये इंटरेस्ट, ये पर्टिकुलर थिंग्स के लिए उसके पर्टिकुलर इमोशंस, ये किस डोमेन के अंदर आते हैं? ये हमारे अफेक्टिव डोमेन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि अफेक्टिव डोमेन क्या होता है। एक ऐसा डोमेन जो हमारी हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है, उस डोमेन को हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। अब हम अफेक्टिव डोमेन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, जैसा कि हमने अपने कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ा था। तो ये है हमारा अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन को भी हम क्या कर रहे हैं, हम एक हायरार्की में उसको लगा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अफेक्टिव डोमेन है। अगर हम अफेक्टिव डोमेन के पार्ट्स के बारे में बताएं, हम बोले कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसके भी क्या होते हैं, जैसे हमारे जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन था उसके कितने थे, 6 पार्ट थे। उसी तरह से जो हमारा ये अफेक्टिव डोमेन है इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके 5 पार्ट्स होते हैं। और आउट ऑफ दीज 5 पार्ट्स, इनमें से जो रिसीविंग होता है वो हमारा लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होता है, और कैरेक्टराइजेशन ये क्या होता है, ये हमारा हायर लेवल ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है, अब ये जो सारे जो लेवल है इनको मैं आपको समझाऊंगी एक एग्जांपल के साथ। जैसे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से थे। एक था रिसीविंग, एक है रिस्पॉन्डिंग, एक है रिसीविंग, एक है रिस्पॉन्डिंग, एक है हमारा वैल्यूइंग और एक है ऑर्गेनाइजेशन एंड नेक्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो मैं इनको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, फर्स्टली हमने बात की कि रिसीविंग क्या होता है। रिसीविंग, हम क्लास में बैठे हैं, ठीक है, टीचर हमें पढ़ा रहा है, तो उस टाइम स्टूडेंट क्लास में बैठा है और टीचर उसे क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। तो स्टूडेंट उस टाइम पे क्या हुआ, एक पैसिव लर्नर हुआ। ठीक है, जब वो पैसिव लर्नर है, ठीक है, चीज़ों को वो सिर्फ सुन रहा है, तो सुन रहा है ना, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। जो भी टीचर उसको इंफॉर्मेशन देगा उस इंफॉर्मेशन को वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो ये आएगा हमारे रिसीविंग के अंडर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा रिसीविंग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में क्या होगा, रिस्पॉन्डिंग में होगा टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है बट इस टाइम पे स्टूडेंट पैसिव लर्नर नहीं होगा। पैसिव लर्नर नहीं होगा मतलब अब टीचर हो ही सकता है कि पढ़ाते पढ़ाते आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप कर दे, ठीक है, तो उसमें से कोई भी स्टूडेंट क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। जो भी टीचर ने क्वेश्चन पूछा है उसका आपको रिप्लाई, मतलब टीचर को रिप्लाई कर रहा है। तो जब वो टीचर को रिप्लाई कर रहा है ना, तो दैट इज रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड करना, तो ये क्या आएगा, रिस्पॉन्डिंग में आएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में जब वो सिर्फ पैसिव लर्नर था तो वो सिर्फ सुन रहा था, और जब वो सिर्फ सुन रहा था तो वो इंफॉर्मेशन को सिंपली रिसीव कर रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि वो ठीक है, चीज़ें वो रिसीव भी कर रहा है, तभी हमारा क्या है, रिसीविंग फर्स्ट ऑर्डर है। क्योंकि विदाउट रिसीव करे, जब बच्चे को आपने कोई चीज़ पढ़ाई ही नहीं है तो वो रिस्पॉन्ड किस लिए करेगा। ठीक है, तो पहले वो क्या करेगा, चीज़ों को रिसीव करेगा। या आप बोल सकते हो जैसे मान लो आपने उसको क्वेश्चन पूछा,
तो जब आप उसको क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन को तो रिसीव करेगा ही करेगा, उसी के बाद उसके आंसर को क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वैल्यूइंग। वैल्यूइंग क्या होता है? अब जो टीचर है वो आपको क्लास में बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, आपका एकेडमिक की चीज़ें तो करवाता है, आपकी सिलेबस रिलेटेड चीज़ें तो करवाती है, बट हो ही सकता है कि वो आपको बहुत सारी और भी चीज़ें करवाएं। ठीक है, वैल्यूइंग की अगर हम बात करें नॉर्मल, जैसे मान लो आपको टीचर अगर हम नॉर्मल स्कूल्स में बात करते हैं, तो टीचर क्या दिखाए, डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है, कहाँ पे हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें हमेशा सच बोलना है, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। तो इस तरह से मान लो टीचर ने क्या कर दिया, अपने स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें क्या कर दी, सिखा दी। तो इन सारी चीज़ों को जब सिखाया तो स्टूडेंट क्या करेगा, उन सारी चीज़ों को वैल्यू करेगा। ठीक है, तो जो चीज़ें उसने सीखी है अब वो उनको वैल्यू करेगा। अब वो अपने अकॉर्डिंगली देखेगा कि क्या जो उसने सीखा वो वर्थ इट था या नहीं था। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, वो हमारी वैल्यूइंग के अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट इज कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग का मतलब क्या होता है, सॉरी इट्स ऑर्गेनाइजिंग। पहले हमारा ऑर्गेनाइजिंग आएगा। ऑर्गेनाइजिंग मतलब हमने वैल्यूइंग में, टीचर ने स्टूडेंट को वैल्यूइंग में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, लेकिन वो जो सारी चीज़ें हैं अब स्टूडेंट क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंगली। हो ही सकता है कि टीचर ने क्लास में 2 चीज़ें सिखाई हो, 3 चीज़ें सिखाई हो, 4 चीज़ें सिखाई हो, अब उनमें से स्टूडेंट उनको प्रायोरिटी देगा कि कौन सी चीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी। हो ही सकता है कि किसी स्टूडेंट को ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट लगी कि हमें हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हो ही सकता है किसी और स्टूडेंट को ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। स्टूडेंट अपने अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें, जो चीज़ें उन्होंने सीखी थी उनको ऑर्गेनाइज करेंगे कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। इस तरह से वो क्या कर देगा, ऑर्गेनाइज करेगा चीज़ों को। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऊपर रखेगा और लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को वो क्या करेगा, नीचे रखेगा अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो दैट इज ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट इज कैरेक्टराइजिंग। अब कैरेक्टराइजिंग को हम इंटरनलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होता है। जो हमारा अफेक्टिव डोमेन होता है, अफेक्टिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग जो होता है दैट इज कैरेक्टराइजिंग। यहाँ पे क्या, जो स्टूडेंट ने चीज़ें सीखी थी, ठीक है, जो चीज़ें उसने सीखी थी या जो चीज़ें उसने ऑर्गेनाइज की थी, अब वो उनको, जैसे मैंने बोला कि इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनलाइजेशन भी बोलते हैं। तो अब स्टूडेंट उन चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाएगा। ठीक है, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, सो दैट कि वो उन्हें कैरेक्टर की वजह से जाना जाए। ठीक है, सो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और आने वाली वीडियो में अब आपको, मतलब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें मैं आपको अपना ये रिमेनिंग पार्ट करवाऊंगी, दैट इज साइकोमोटर डोमेन। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।